हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है भारत की जलवायु, इंडियन क्लाइमेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम इतने सिंपल तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे कि एग्जाम में इस टॉपिक से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो 100% बिल्कुल आप सही करोगे। देखिए, इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम वेदर के बारे में बात करेंगे, मौसम क्या होता है, क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, जलवायु क्या होती है। इसके बाद हम मानसून को डिस्कस करेंगे, भारत में अलग अलग सीजन्स को डिस्कस करेंगे, समर विंटर जो अलग अलग सीजन आते हैं उनको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट में इंडियन क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपेन भी हम पढ़ने वाले हैं। कोपेन एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के जो क्लाइमेट है उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। कुछ स्पेशल कोड दिए उन्होंने, क्लाइमेट कोड दिए हैं, उनको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे पोर्शन हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। तो सबसे पहले बात आती है कि वेदर, मौसम क्या होता है। देखिए, वेदर, मौसम का मतलब है कि किसी भी दिन या समय पर एटमॉस्फेयर में होने वाला बदलाव, जैसे अचानक से धूप आ जाना, बारिश होना या फिर ठंड बढ़ जाना, ये सब क्या है, मौसम के बदलाव होते हैं। ओके, समझ में आया मौसम क्या, वेदर क्या है। इसके बाद हम क्लाइमेट की बात करें कि जलवायु क्या होती है। तो जलवायु का मतलब ये होता है, क्लाइमेट का मतलब ये होता है कि किसी स्थान के मौसम का औसत मतलब एवरेज, लेकिन इसे एक लंबे समय तक के लिए देखा जाता है, जैसे कि 30 से 32 साल तक। यानी अगर एक जगह पर सालों तक ठंड रहती है या फिर गर्मी रहती है तो उसे उस जगह की क्या बोलेंगे, जलवायु कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे। तो किसी स्थान के जो मौसम होता है, वेदर जो होता है, उसका औसत क्या होता है, जलवायु होता है। समझ में आया आपको। अगर हम भारत के क्लाइमेट की बात करें तो भारत की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो किस तरीके का है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मौसम है वो ज़्यादातर गर्म और बारिश वाला होता है। अब भारत के क्लाइमेट को ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट क्यों कहा? देखिए, इसको समझने के लिए हमको भारत की लोकेशन देखना होगी। सबसे पहले ये समझिए कि ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। तो ये वो जोन होता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच स्थित होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा जो होती है उसके बीच का क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ये क्षेत्र जो होता है इक्वेटर के पास में होता है और यहाँ साल भर क्या होता है, गर्मी गिरती है, उच्च तापमान होता है, टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। इस क्षेत्र में सूर्य की जो रेज होती है, किरणें होती है, वो सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ट्रॉपिकल जोन में ज़्यादातर समय गर्मी और नमी हमको देखने को मिलती है और मानसून के कारण यहाँ पर भारी वर्षा भी होती है। अब भारत की लोकेशन की बात करें तो भारत का अधिकांश भाग जो है ट्रॉपिकल जोन क्षेत्र में आता है, जहाँ पर गर्मियों में तापमान जो होता है, टेम्परेचर, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए भारत के क्लाइमेट को क्या कहा गया है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहा गया है। अब समझ में आया आपको। अगर हम भारत की लोकेशन देखेंगे तो भारत का बहुत सारा हिस्सा कर्क रेखा के उत्तर में भी पड़ता है, मतलब नॉर्थ साइड भी पड़ता है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस जोन को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, जहां पर थोड़ी ठंडक हमको देखने को मिलती है। देखिए, वो क्षेत्र जहां पर थोड़ी गर्मी होगी तो क्या होगा, पानी जो है वो स्टीम बन के वेपराइज हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाके वहां पर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। वहीं अगर हम ठंडे क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर हमको वेपराइजेशन प्रोसेस नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर जो होगा वो वहां पर बहुत ही कम होता है। टेम्परेचर कम होगा, स्टीम नहीं बनेगी, तो कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू जो क्लाउड बनते हैं, बादल बनते हैं, वो हमको नहीं देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश जो होगी वो कम होती है। पर फिर भी दिल्ली जो है वो कर्क रेखा के नॉर्थ साइड पड़ता है, जो कि टेम्परेट जोन में आता है, शीतोष्ण क्षेत्र में आता है, जहाँ पर थोड़ी ठंडक होती है। फिर भी हमको दिल्ली में इतनी बारिश क्यों देखने को मिलती है? इसके पीछे भी कुछ रीज़न है जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं कि भारत का जो क्लाइमेट है वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। अगर कोई जगह समुद्र के पास है तो वहां पर नमी होगी, नमी ज़्यादा होगी और मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा। इसके अलावा लेटीट्यूड पे भी बात आती है। लेटीट्यूड ये बताता है कि कोई जगह धरती पर कितनी ऊपर या फिर नीचे है। जैसे कि भारत का कुछ हिस्सा जो कर्क रेखा है उसके पास है, इसीलिए वहां पर गर्मी ज़्यादा होती है। एल्टीट्यूड भी मैटर करता है, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जगह होती है वहां पर मौसम भी उतना ही ठंडा होता है। इसके अलावा माउंटेन पोजीशन भी बहुत मैटर करती है, पहाड़ों की स्थिति। पहाड़ जो होते हैं, माउंटेन्स जो होते हैं, वो हवा और बारिश को रोकने में मदद करते हैं,
जैसे कि हिमालय जो है वो भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है। जो रशिया और चीन से आने वाली ठंडी हवाएं होती है उससे भारत को बचाता है वो। अगर हिमालय नहीं होता तो जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में इंटर करती और भारत में बहुत ज़्यादा ठंड हमको देखने को मिलती। तो इन सारी बातों पर भी निर्भर करती है भारत की जलवायु। ओके, भारत की जलवायु के कुछ खास कारण अपन डिस्कस करें तो उसमें हिमालय और ट्रॉपिकल जोन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमालय की बात करें तो ये भारत के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ साइड में स्थित है, और साइबेरिया, ईस्टर्न रशिया और चाइना से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में इंटर करने से रोकता है। अभी हमने डिस्कस भी किया था। इसी कारण से भारत में इतनी ठंड नहीं पड़ती है जितनी कि इन देशों में हमको देखने को मिलती है, रशिया और चीन में। इसके अलावा ट्रॉपिकल जोन ये वो हिस्सा होता है जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच आता है। यहाँ पर जो सागर का पानी होता है वो बहुत गर्म हो जाता है। जब सागर का पानी गर्म होकर भाप बनता है, स्टीम बनता है, तो भाप ऊपर उठकर बादल का निर्माण कर लेती है, क्लाउड का निर्माण करती है। यही क्लाउड जो होते हैं, बादल जो होते हैं, बारिश का कारण बनते हैं फिर। इसीलिए ट्रॉपिकल जोन में हर साल अच्छी बारिश जो है हमको देखने को मिलती है, जिससे भारत में मानसून हमको देखने को मिलता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी हमको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं होती है वो क्या करती है, हिमालय से टकराती है और पूरे भारत में टकराने के बाद में फैल जाती है। इसी वजह से दिल्ली में हमको बारिश जो है वो देखने को मिलती है। जबकि दिल्ली जो है वो कर्क रेखा जो है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नॉर्थ में स्थित है, जो कि शुष्क एरिया माना जाता है, थोड़ा सा ठंडा एरिया माना जाता है। तो हिमालय की लोकेशन की वजह से हमको दिल्ली के अंदर बारिश जो है वो देखने को मिलती है। तो हिमालय और ट्रॉपिकल जोन जो है ये भारत की जलवायु को खास बना देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, और भारत का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मानसून को डिस्कस करें उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी हम थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलते हैं। एयर और विंड को लेकर थोड़ा सा बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, उसको हम थोड़ा क्लियर करेंगे। बचपन से हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते आए हैं, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। हो सकता है कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कुछ बच्चों के नहीं हो, इसलिए हम इन कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दो चीज़ें हैं, हवा और पवन, मतलब एयर और विंड। ये क्या होता है इसको थोड़ा समझो। देखिए, हवा की बात करें, एयर की बात करें, तो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस मौजूद होती है उसका मिश्रण, ये क्या होता है, हवा होता है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें होती है। इन गैसों का मिक्सचर जो होता है, मिश्रण जो होता है, वही क्या होता है, एयर होता है, हवा होता है। और हवा जो होती है वो स्थिर होती है, स्टैटिक होती है, यानी अगर हवा नहीं बह रही है तब भी वो मौजूद रहती है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं विंड की, पवन की। तो जब हवा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहने लगती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम विंड कहते हैं, पवन कहते हैं, या फिर वायु कहते हैं। क्लियर। विंड किसे कह रहे हैं, जब हवा बहने लगती है। अब बात आती है कि हवा क्यों बहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जा रही है भैया। तो हवा का जो बहाव है, जब किसी स्थान पर एयर प्रेशर का अंतर हमको देखने को मिलता है तब हवा जो है वो बहने लगती है। एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। अब ये सवाल आता है हमारे दिमाग में कि सर ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या है, और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही क्यों चलती है। तो हाई प्रेशर का मतलब ये है कि उस स्थान पर जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो बहुत ही डेंस होते हैं। लो प्रेशर का मतलब क्या है कि उस स्थान पर हवा के, एयर के जो कण हैं, पार्टिकल है, वो लेस डेंस होते हैं, मतलब कम घने होते हैं। हमारी प्रकृति जो है हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करती है। जहाँ पर हवा के कण ज़्यादा घने होते हैं, मतलब हाईली डेंस होते हैं, वहाँ से हवा कम घने वाले स्थान की ओर बढ़कर उसे संतुलित करती है, मतलब संतुलन बनाती है। इस प्रक्रिया को संतुलन की ओर बढ़ने की क्रिया भी कहते हैं। इसीलिए हवा जो होती है, एयर जो होती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। अब बात आती है कि सर ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे बन जाते हैं। तो देखिए, इसके पीछे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी किसी स्थान का तापमान जो होता है, टेम्परेचर, वो ज़्यादा होता है तो वहाँ की हवा जो होती है, एयर जो होती है, वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर फैलने लगती है और हल्की हो जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं हम, लो प्रेशर स्थान कहते हैं, लो प्रेशर जगह कहते हैं। ठीक है। जब किसी स्थान का टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ की एयर जो है वो ठंडी होकर सिकुड़ जाती है। इससे वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस प्रकार
पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर तापमान के अंतर के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एयर प्रेशर जो है उसमें भी अंतर हमको देखने को मिलता है, जो कि हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहने के लिए आकर्षित करता है। अब एक देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करते हैं हम। सी एंड लैंड ब्रीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दिन के समय में क्या होता है, जमीन जो होती है समुद्र के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, समुद्र की तुलना में जो जमीन होती है, लैंड जो होती है, वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। अब लैंड अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और समुद्र ठंडा रहेगा लैंड के कंपैरिजन में तो वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। और हमने बात करी थी कि जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो इस कारण से समुद्र से ठंडी हवा जमीन की ओर बहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। वहीं अगर हम रात के समय की बात करें तो रात में जमीन जो होगी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, और समुद्र के मुकाबले वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। समुद्र का पानी गर्म रहता है, इसलिए वहाँ पर लो प्रेशर बना रहता है। इस कारण से जमीन से हवा समुद्र की ओर बहने लग जाती है। तो रात के समय में हवा जो होती है वो जमीन से समुद्र की ओर बहती है, उसे क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में इसको लेकर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। हवा, एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है एयर। विंड क्या होती है, जब हवा बहने लगती है तो उसे हम विंड कह देते हैं। एयर जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। एयर प्रेशर में डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है, टेम्परेचर के कारण बहने, यही हवा के बहने का मुख्य कारण होता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम विंड 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 बार बार डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर क्लियर होगा कि विंड मतलब क्या, तो आप अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को। चलिए अब हम बात करते हैं मानसून की। मानसून की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये एक अरेबिक वर्ड है जो कि मौसम से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, ऋतु, सीजन या फिर मौसम। अब देखिए, वे पवने मतलब वे विंड्स जो कि सीजन के अनुसार अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मानसून कहते हैं। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सीजनल विंड्स का रिवर्सल क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। तो अगर आप अभी यहाँ पर देखिए विंड जो है ये क्या होती है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने पहले इसको अच्छे से समझाए। वे विंड्स जो कि सीजन के अनुसार, अब सीजन अलग अलग टाइप के होते हैं, समर, विंटर, अभी हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। तो विंड्स सीजन के अनुसार अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मानसून कहते हैं। या फिर सीजनल विंड्स का रिवर्सल ही क्या होता है, मानसून कहलाता है। अब भारत में दो तरीके की मानसूनी हवाएं जो है, मानसून विंड्स, वो हमको देखने को मिलती हैं। पहली नॉर्थ ईस्ट मानसून, दूसरा साउथ वेस्ट मानसून। दोनों को डिस्कस करते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून की, उत्तर पूर्वी मानसून की। तो जब विंड्स, हवाएं विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट से बहकर भारत में आती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। ये विंड्स विंटर सीजन में ही भारत में एंटर करती हैं। ये मानसूनी हवाएं जो होती है ये स्थलखंड मतलब कॉन्टिनेंट के ऊपर से बहकर आती हैं, इसीलिए इन हवाओं में ह्यूमिडिटी नहीं होती है, जिससे कि ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है भारत में वर्षा नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है इससे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट जो है, कोरोमंडल कोस्ट, वहां पर हमको विंटर सीजन में वर्षा का एक अपवाद जो है, एक्सेप्शन, वो देखने को मिलता है। ये जो मानसून है ये पूर्वोत्तर जो भारत है उसके ऊपर से होकर प्रवाहित होता है, नॉर्थ ईस्ट जो है उसके ऊपर से होकर निकलता है। ये बंगाल की खाड़ी के पूर्व में इंटर करता है और समुद्र की ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्व कर लेता है। उसके बाद इस उत्तर पूर्वी मानसून जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इसकी भारी हवाएं जो होती है वो तमिलनाडु में पहुंचकर जो पूर्वी घाट है उससे टकराती हैं, जो ईस्टर्न घाट है ना उससे टकराती हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वहां पर हमको शीत ऋतु में मतलब विंटर सीजन में बारिश देखने को मिलती है। तो तमिलनाडु में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमको विंटर सीजन में बारिश देखने को मिलती है, किसकी वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इसलिए ध्यान से इस चीज को समझिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून की। तो जो हवाएं, वे विंड्स जो कि समर सीजन में साउथ वेस्ट से बहकर भारत में आती हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, मतलब साउथ वेस्ट मानसूनी हवाएं कहते हैं। अब देखिए भारत में समर सीजन में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो है वो फ्लो होती हैं, और ये हवाएं जो आती है ये हिंद महासागर, इंडियन ओशन से बहकर आती हैं।
भारत में लगभग 90% वर्षा जो होती है वो इसी मानसून के द्वारा होती है। किस मानसून के द्वारा? साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें, साउथ वेस्ट मानसून की, तो पूरे भारत में वर्षा करता है ये, जिससे यह पता चलता है कि भारत जो है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट वाला एक देश है। भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ सीजन चेंज होते हैं, उसके साथ विंड्स में भी विपरीत परिवर्तन, रिवर्स चेंज जो है वो देखने को मिलता है। तो ये हमने मानसून को डिस्कस किया। भारत के अंदर दो तरीके की मानसूनी हवाएं होती है, मानसूनी विंड देखने को मिलती है हमको। एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून और दूसरा है साउथ वेस्ट मानसून। तो किससे कहाँ पर बारिश होती है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट मानसून से स्पेशली मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर विंटर सीजन में वर्षा जो है हमको देखने को मिलती है, बारिश देखने को मिलती है। जबकि साउथ वेस्ट मानसून से पूरे भारत में हमको वर्षा देखने को मिलती है। 90% भारत के अंदर वर्षा जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है। तो क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब आगे हम बात करते हैं भारत में वर्षा की। तो भारत में जो वर्षा होती है उसको भारत में जो 3 ऋतुएं हमको देखने को मिलती है, 3 सीजन जो हमको देखने को मिलते हैं वो प्रभावित करते हैं। समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन। तो तीनों सीजन को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि ये कैसे बारिश को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समर सीजन की, ग्रीष्म ऋतु की। तो भारत में समर सीजन में होने वाली जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। समर सीजन में होने वाली वर्षा 1 जून से स्टार्ट होती है और 15 सितंबर तक देखने को मिलती है। इसे प्री मानसून रेनफॉल भी कहा जाता है। जो प्री मानसून रेनफॉल है इसकी शुरुआत अंडमान निकोबार से होती है। इसमें ड्राई एंड डस्टी भरी विंड जो है वो हमको देखने को मिलती है। समर सीजन में दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होता है साउथ वेस्ट मानसून, सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है उससे टकराकर केरल के मालाबार कोस्ट पर वर्षा करता है। इसके बाद 1 जून से 22 जून तक ये पूरे भारत में फैल जाता है और 22 जून तक ये दिल्ली पहुंचता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात करें तो पूरे भारत में ये वर्षा करता है। ये कोरोमंडल, आंध्रा कोस्ट और ओडिशा कोस्ट पर वर्षा नहीं करता है। 3 जगह को छोड़कर ये दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है ये पूरे भारत में वर्षा करता है। आगे देखिए, समर सीजन में काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में एक प्रकार की तूफानी वर्षा होती है, वो हमको देखने को मिलती है। अब ये क्यों होती है, समर सीजन में हमको देखने को मिलती है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। समर सीजन में गर्मियों के मौसम में जब तापमान, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वातावरण में क्या होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इस समय में चलने वाली गर्म और ड्राई हवाएं जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लू कहते हैं। ये हवाएं विशेष रूप से उत्तर भारत और पूर्वी भारत में देखी जाती हैं। जब लू और ह्यूमिडिटी मिलते हैं तो ये एटमॉस्फेयर को और भी अस्थिर बना देते हैं। इस अस्थिर वातावरण के कारण पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में तूफानी वर्षा देखने को मिलती है। ये तेज हवाओं और बिजली के साथ होती हैं, इसीलिए इसे स्टॉर्म रेनफॉल भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इस विशेष तूफानी वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काल बैसाखी। ये नाम बैसाख महीने से आया है जो कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार अप्रैल मई के आसपास होता है। इस समय में तूफान जो है अक्सर हमको देखने को मिलता है। इस तूफान से फसल बर्बादी भी होती है। तेज वर्षा के कारण पश्चिम बंगाल की फसलों को बहुत नुकसान होता है। तेज हवाएं जो होती है वो फसलों को गिरा देती है और भारी बारिश उन्हें बर्बाद कर देती है। खासकर धान और गेहूं जैसी फसलों पर इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो समर सीजन में वेस्ट बंगाल में हमको स्टॉर्म रेनफॉल, तूफानी वर्षा देखने को मिलती है, जिसे वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। अब देखिए, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली जो विशेष वर्षा होती है उसको कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। असम में होने वाली बारिश को टी शावर के नाम से जाना जाता है। असम भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। यहाँ पर मानसून की बारिश चाय के पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए यहाँ होने वाली मानसूनी वर्षा जो होती है उसको टी शावर कहा जाता है, क्योंकि यह चाय की फसल को लाभ मतलब फायदा पहुँचाती है। इसके बाद में कर्नाटका में होने वाली इस मानसूनी बारिश को क्या बोला जाता है, कॉफ़ी शावर कहा जाता है। कर्नाटक में कॉफ़ी की खेती जो है वो बड़े पैमाने पर होती है। मानसून के दौरान होने वाली वर्षा यहाँ पर कॉफ़ी की फसल के लिए आवश्यक होती है, इसीलिए इस वर्षा को, इस बारिश को कॉफ़ी शावर के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इस मानसूनी वर्षा को मैंगो शावर कहते हैं। महाराष्ट्र में मैंगो जो है उसकी खेती की जाती है, आम की खेती की जाती है। गर्मियों के दौरान आम के बोर मतलब फूल आने के समय थोड़ी बारिश आम की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है, तो इस वर्षा को वहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। केरल में बात करें तो इस मानसूनी वर्षा को
फूलों वाली वर्षा या फिर फ्लावर शावर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो साउथ वेस्ट मानसून हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अरब सागर में जो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इसकी 3 ब्रांचेस जो है हमको देखने को मिलती है। मतलब इस मानसून को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। इसकी जो फर्स्ट ब्रांच होती है, पहली शाखा जो होती है, ये केरल के तट पर 1 जून को पहुंचती है। ये मानसूनी पवनें जो होती है, मानसूनी विंड जो होती है, ये वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और बारिश करती हैं। अब यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है, उसकी जो पूर्वी ढलान है, ईस्टर्न स्लोप है, उस पर रिलेटिवली हमको कम वर्षा देखने को मिलती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब साउथ वेस्ट मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ते हैं, मतलब रेन शेडो एरिया में स्थित हैं। इसीलिए यहाँ पर मानसून का प्रभाव जो है, इफेक्ट ऑफ मानसून, वो नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने रेन शेडो एरिया की बात करी, तो ये वो क्षेत्र होता है, वो एरिया होता है जो किसी पर्वत मतलब माउंटेन की ऊपरी हवाओं के विपरीत दिशा में स्थित होता है। इस एरिया में बहुत ही कम वर्षा होती है। भारत में इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है दक्कन प्लेट्यू, जो कि वेस्टर्न घाट की वृष्टि छाया में स्थित है, मतलब रेन शेडो एरिया में स्थित है। पश्चिमी भाग में बहुत वर्षा हमको देखने को मिलती है, लेकिन जब हवाएं जो होती है वो पहाड़ों के दूसरी तरफ पहुंचती हैं तो बारिश कम हो जाती है। इसी वजह से दक्कन का पठार जो होता है वो ड्राई रहता है। जो दक्कन प्लेट्यू है वो ड्राई हमको देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया आपको रेन शेडो एरिया क्या होता है। ये वो एरिया होता है जो पर्वतों के दूसरी ओर स्थित होता है और जहां पर बारिश जो है वो नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हवाओं में नमी जो है वो खत्म हो चुकी होती है तब तक। ऐसे जो एरिया होते हैं वो ड्राई होते हैं और कृषि के लिए बहुत ही कम अनुकूलित होते हैं। इसके बाद हम देखिए इस मानसून की सेकेंड ब्रांच को डिस्कस करते हैं। 5 से 10 जून के आसपास मुंबई में ये सेकेंड ब्रांच इंटर करती है और ये मध्य भारत जो सेंट्रल इंडिया होता है उसमें अच्छी खासी वर्षा करता है। इसका इफेक्ट जो है छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र मतलब जो बेसिन एरिया है उसमें नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा साउथ वेस्ट मानसून की तीसरी ब्रांच जो है गुजरात के सौराष्ट्र से इंटर करती है और अरावली के सहारे आगे बढ़ती हैं और राजस्थान में कुछ वर्षा कर कर ये पंजाब में पहुंच जाती हैं और फिर यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो विंड्स होती है उससे मिलकर पश्चिमी हिमालय मतलब वेस्टर्न हिमालय में वर्षा करती हैं। तो ये तीनों ब्रांचों को हमने डिस्कस किया। अब देखिए जो साउथ वेस्ट मानसून है इसका बंगाल की खाड़ी में किस तरीके से प्रभाव देखने को मिलता है ये हम डिस्कस करते हैं। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून इन बे ऑफ बंगाल। तो देखिए फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट मानसून में विंड्स जो है बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग जो कोस्टल पार्ट है उससे टकराती है। म्यांमार तट जो म्यांमार कोस्ट है उस पर स्थित जो अरकान की पहाड़ियां हैं उसमें से पवनें जो होती है वो विक्षेपित होकर भारत की ओर मुड़ जाती हैं, विंड डिफ्लेक्शन होकर भारत की ओर मुड़ जाती हैं। इसकी एक ब्रांच जो होती है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साउथ ईस्ट से इंटर करती है और ये गंगा के मैदान प्लेन ऑफ गंगा जो है और पंजाब के मैदान जो है उसमें भारी बारिश करती है। इसकी दूसरी ब्रांच जो है उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर वर्षा करती हैं। इसके तहत मेघालय के गारो पर्वत शिखर पर मौसिनराम में अधिक वर्षा जो है वो उत्पन्न होती है। मौसिनराम की बात करें फ्रेंड्स तो विश्व की सबसे अधिक एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो वहां पर हमको देखने को मिलती है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा एवरेज एनुअल रेनफॉल का रिकॉर्ड जो है वो कहाँ पर दर्ज है? मौसिनराम में। मौसिनराम भारत का सबसे ज़्यादा मोइस्ट स्थान है, आर्द्र स्थान है। मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा का कारण वहाँ स्थित पर्वत की कीप जैसी आकृति हैं। कीप शेप के कारण वहाँ पर मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। तो ये हमने समर सीजन को अच्छे से डिस्कस किया, ग्रीष्म ऋतु को। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सीजन लेते हैं जो कि है शीत ऋतु, विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के वर्टिकल होता है, जिसके कारण उत्तर पूर्वी भाग जो होता है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो होता है, उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे भारत में हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है। हमने डिस्कस किया था ना कि टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बनेगा, तो इसी वजह से भारत में यहाँ पर हाई प्रेशर का एरिया जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसके अपोजिट इंडियन ओशन में टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और प्रेशर कम हो जाता है। तब हाई प्रेशर वाली विंड जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से हिंद महासागर की तरफ बढ़ती है और यहीं से उत्तर पूर्व मानसून जो है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, उसकी शुरुआत होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा था स्टार्टिंग में, अगर वो अच्छे से क्लियर करा होगा तो आपको इजीली ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये क्लियर नहीं करा होता तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते। इसलिए जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो। भारत में विंटर सीजन में होने वाली वर्षा जो होती है लगभग 20 दिसंबर से स्टार्ट होकर
मार्च तक चलती हैं। भारत में विंटर रेन दो तरीके की हवाओं से होती है। एक होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से और दूसरी होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। सबसे पहला हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को डिस्कस करते हैं। तो ये पश्चिमी विक्षोभ, इसको हिंदी में बोला जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक टेम्परेट साइक्लोन है। इसका बर्थ जो होता है भारत के वेस्ट में जो मेडिटेरियन सी है उसके ऊपर से होता है। भूमध्य सागर जो है ना, वहाँ से इसका बर्थ होता है। इस साइक्लोन की विंड जो है ईस्ट की ओर फ्लो करती है। पूर्व की ओर आगे जाते हुए ये विंड्स साइक्लोन के रूप में इंडिया में एंटर करती हैं और इसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पूरी तरीके से जो भारत का पश्चिमोत्तर भाग है, वेस्ट नॉर्थ वाला जो एरिया है, वहाँ पर हमको वर्षा कराती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस द्वारा जो होने वाली वर्षा होती है वो हिल्स एरिया में देखने को मिलती है। जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में एंड उत्तराखंड में। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो राज्य आते हैं, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो स्नोफॉल के रूप में हमको देखने को मिलती है। इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो होने वाली वर्षा देखने को मिलती है पंजाब में भी, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। जो राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। ये डिस्टर्बेंस गेहूं की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसमें से सबसे एक प्रमुख कारण जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून भी है। चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं हम। भारत में विंटर सीजन में उत्तर पूर्वी मानसून का इफेक्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट मानसून का इफेक्ट, वो भी हमको देखने को मिलता है। भारत में इस मानसून से हालांकि वर्षा नहीं होती है, लेकिन इसके तहत हवाएं जो है बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं और ये हवाएं ईस्टर्न घाट माउंटेन से टकराकर तमिलनाडु के तट के कोरोमंडल कोस्ट पर वर्षा करती हैं। इस प्रकार विंटर सीजन में भारत में दो एरिया में हमको वर्षा देखने को मिलती है। एक वेस्टर्न नॉर्थ इंडियन हिल्स पर और मैदानी राज्य जो प्लेन स्टेट है वहां पर, एंड सेकेंड कोरोमंडल कोस्ट पर। क्लियर हो गया अच्छे से आपको? चलिए अब आगे हम बात करते हैं तीसरे सीजन की, जो कि है रेनफॉल सीजन, वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु पढ़ लिया हमने, समर सीजन पढ़ लिया, विंटर सीजन पढ़ लिया, अब रेनफॉल सीजन पढ़ते हैं। देखिए, जो रेनफॉल सीजन होता है उसको मानसून के आगमन के साथ जोड़ा जाता है, जो भारत में जून के फर्स्ट वीक से प्रभावी हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। रेनफॉल सीजन को राइजिंग मानसून भी कहते हैं, उठता हुआ मानसून। जून के पहले सप्ताह में जब मानसून भारत में इंटर करता है उसे उठता हुआ मानसून कहा जाता है। ये मानसून भारत में 75% वर्षा का कारण बनता है। 75% रेनफॉल का कारण बनता है रेनफॉल सीजन। ये मानसून मुख्य रूप से अरब सागर जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है उससे नमी मतलब मॉइस्चर को लेता है और वर्षा के रूप में गिराता है। अब इसकी दो ब्रांचेस हमको देखने को मिलती है, एक है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दोनों को डिस्कस करते हैं। अरेबियन सी ब्रांच की बात करें तो मानसून की एक शाखा अरब सागर से नमी लेकर पश्चिम भारत में वर्षा करती है। इस ब्रांच से कहाँ कहाँ पर हमको बारिश देखने को मिलती है? केरल, सेंट्रल इंडिया, गुजरात, राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में। केरल ये पहला राज्य होता है जहाँ पर मानसून इंटर करता है और भारी बारिश हमको देखने को मिलती है। सेंट्रल इंडिया में भी मानसून जो है वो भारत की ओर आगे बढ़ता है और यहाँ पर बारिश करता है। इसके अलावा ये मानसून जो है गुजरात, पंजाब और राजस्थान में भी बारिश करता है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें तो मानसून की ये दूसरी शाखा है, बंगाल की खाड़ी से होकर पूर्वी और उत्तरी भारत में वर्षा करती है। मेनली ये मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में बारिश करती हैं। मेघालय में मानसून के दौरान बहुत बारिश हमको देखने को मिलती है, खास करके चेरापूंजी और मौसिनराम जैसे स्थानों पर। आगे हम रिट्रीट मानसून को डिस्कस करते हैं। लौटता हुआ मानसून, ये वह चरण होता है जब मानसून की हवाएं वापस लौटने लगती हैं। लौटते हुए मानसून की दिशा की बात करें तो जब मानसून समाप्त होता है और हवाएं वापस समुद्र की ओर लौटने लगती है तो इसे ही लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। इस समय बंगाल की खाड़ी से मानसून की हवाएं जो होती है वो वाटर वेपर को पकड़कर पूर्वी घाट में ईस्टर्न घाट है वहाँ पर वर्षा करती है। इसमें जो बारिश का क्रम होता है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हमको देखने को मिलता है। अक्टूबर में इस समय मानसून जो होता है वो उड़ीसा में वर्षा करता है। नवंबर में ये मानसून जो है आंध्र प्रदेश में बारिश करता है एंड दिसंबर में साल के अंत में ये तमिलनाडु में वर्षा करता है। इन सभी स्थानों की जो अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे, स्थिति देखेंगे तो पूर्वी घाट के पास है ये, इसीलिए इन्हें लौटते हुए मानसून के दौरान वर्षा का अनुभव होता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर दिमाग में रखिएगा।
सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। मौसिनराम दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। सबसे कम वर्षा जो होती है वो लेह में होती है। यह स्थान ऊंचाई पर स्थित होता है और यहाँ का जलवायु जो है वो ड्राई है, शुष्क है, जिससे यहाँ पर वर्षा जो होती है बहुत ही कम होती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो भारत के अंदर थार डेजर्ट है उसमें जो हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, ये जो होता है ये मानसून को लाने में भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, मानसून का एक महत्वपूर्ण भाग जो है ना वो थार मरुस्थल से जुड़ा हुआ है, थार डेजर्ट से। गर्मियों में थार मरुस्थल का टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। अब थार का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा को वहाँ पर अत्यधिक गर्म कर देगा, जिससे वहाँ की हवा जो है वो भी तेजी से ऊपर उठने लगती है। जब थार मरुस्थल में गर्म हवा ऊपर उठती है तो नीचे की ओर दबाव मतलब प्रेशर कम हो जाता है, जिससे वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर वाले क्षेत्र हमेशा अधिक हवा खींचने लगते हैं। अब थार मरुस्थल में लो प्रेशर बनने के कारण अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाएं जो होती है इस लो प्रेशर क्षेत्र की ओर खींचने लगती हैं। जैसे जैसे अरब सागर की हवाएं थार की ओर बढ़ती हैं वो अधिक नमी खींचने लगती हैं। इन हवाओं के कारण भारत के जो तटीय क्षेत्र होते हैं जैसे कि केरल, वहाँ पर हमको भारी बारिश देखने को मिलती है। देखिए, जेट स्ट्रीम जो होती है ये भी पूरे प्रोसेस में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जेट स्ट्रीम की बात करें तो लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती तेज गति वाली हवा की धारा होती है। जेट स्ट्रीम मानसून की हवाओं की दिशा को कंट्रोल करती है और यह हवाओं को अरब सागर की ओर से थार की ओर धकेलती हैं, जिससे मानसूनी हवाएं जो होती है वो सीधे भारत के ऊपर से गुजरती हैं और वर्षा कराती हैं। तो थार मरुस्थल का हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर जो होता है वो अरब सागर से अरेबियन सी जो है वहाँ से मानसूनी हवाओं को खींचता है। जेट स्ट्रीम की सहायता से ये हवाएं जो है भारत में आगे बढ़ती है। ये जो हवाएं होती है ये जलवाष्प मतलब वाटर वेपर से भरी हुई होती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, मानसून कहते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे थार डेजर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जेट स्ट्रीम क्या होती है ये भी आपको समझ में आया होगा। 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हुई तेज गति वाली हवा की धारा क्या कहलाती है, जेट स्ट्रीम कहलाती है। जेट स्ट्रीम जो होती है ये मानसून की हवाओं की दिशा को कंट्रोल करती है और हवाओं को अरब सागर की ओर से थार की ओर धकेलती हैं, जिससे मानसूनी हवाएं जो है सीधे भारत के ऊपर से गुजरती हैं और वर्षा कराती हैं। सिंपल शब्दों में और समझें इसको तो जेट धाराएं जो होती है तेज गति से चलने वाली हाइट पर लोकेटेड विंड होती है। जेट स्ट्रीम मानसून की स्पीड को बढ़ाती हैं और इसका हम अनुमान ऐसे लगा सकते हैं कि अगर सेंट्रल इंडिया राजस्थान में जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो इंडिया में उतनी ही ज़्यादा वर्षा होगी। इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ओशन में जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वर्षा की मात्रा भी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? समुद्र से अधिक दूर होने के कारण वहाँ पर पहुँचने वाली जो हवाएं होती है उसमें जो नमी होती है वो कम हो जाती है, जिससे बारिश की संभावना भी कम हो जाती है। जैसे कि भारत में अगर हम वेस्टर्न तट पे देखें तो केरल में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है क्योंकि ये अरब सागर के बिल्कुल पास में है। जबकि राजस्थान जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा दूर है, समुद्र से दूर है, तो वहाँ पर वर्षा कम होती है। समुद्र से दूर जाने पर हवाओं में नमी कम हो जाती है क्योंकि नमी से भरी हवाएं पहले समुद्र के पास के क्षेत्रों में वर्षा कर देती हैं। इसीलिए जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। तो क्लियर हुआ आपको ये? आगे फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारत में वर्षा के कुछ आंकड़ों की। तो इंडिया में एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होती है वो 125 सेंटीमीटर होती है। भारत के 35% भाग में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा 400 सेंटीमीटर होती है और ये वर्षा जो होती है पश्चिमी घाट, मेघालय, उत्तर पूर्व के सब हिमालय एरियाज में इनमें हमको देखने को मिलती है। सबसे कम वर्षा जो होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है और ये वर्षा जो होती है पश्चिमी राजस्थान, लद्दाख मतलब लेह में, यहाँ पर हमको सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है 20 सेंटीमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर चावल की खेती जो है बहुत अच्छे से होती है। इंडिया में जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें वेस्टर्न पार्ट की तुलना में ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। इसका कारण यह है कि पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं जो है वो सीधे टकराती हैं और वर्षा करती हैं। खास करके जो पूर्वोत्तर राज्य हैं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हमको अधिक वर्षा देखने को मिलती है। पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में मानसून की हवाओं के कारण अधिक वर्षा देखने को मिलती है। पश्चिमी भाग में जैसे अगर बात करें राजस्थान, गुजरात,
तो इन इलाकों में वर्षा जो है वो कम होती है। इसके बाद लास्ट में देखिए एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करते हैं, मैंगोशार, आम्र वर्षा जिसे कहा जाता है। तो भारत के जो पूर्वी राज्य जैसे कि बिहार और पश्चिम बंगाल, वहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु होती है, समर सीजन जो होता है, जब वो खत्म हो जाता है तब उसके बाद एक विशेष प्रकार की वहाँ पर वर्षा होती है। ये वर्षा उस समय होती है जब आम की फसल पक रही होती है, और इस बारिश को आम की फसल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि यह आम को बेहतर और मीठा बनाती है। इस वर्षा को मैंगोशार कहा जाता है। ये मानसून से जस्ट पहले की वर्षा होती है जो कि फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। ठीक है, तो मैंगोशार क्या होता है ये एक समझ में आ गया होगा आपको। अब लास्ट में फ्रेंड्स एक छोटा सा सेक्शन और बचा हुआ है हमारा, इंडियन क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपेन। कोपेन एक जर्मन वैज्ञानिक है, उन्होंने भारत के क्लाइमेट को लेकर कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, मतलब भारत के क्लाइमेट को कुछ अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। तो उसको हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली जो क्लाइमेट कोड है इन्होंने दिया है उससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए छोटा सा सेक्शन है, जल्दी से हम कवर करते हैं, डायग्राम से कवर करेंगे इसको अच्छे से। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एक सिस्टम है जिसे जर्मन मौसम वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन ने विकसित किया था। कोपेन ने भारत की क्लाइमेट को कुछ अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है जो मुख्य रूप से टेम्परेचर और रेनफॉल के आधार पर हमको देखने को मिलते हैं। इसने भारत के अलग अलग क्लाइमेट रीजन को कुछ कोड दिए, जैसे कि AW, CWG, ऐसे अलग अलग कोड दिए हैं। आइए इन सब क्लाइमेट कोड को अब हम विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ये अलग अलग रीजन में किस तरीके के मौसम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहला क्लाइमेट कोड आता है हमारा AMW, मतलब मानसून विथ अ शॉर्ट ड्राई सीजन। इस तरीके का क्लाइमेट जो है ये हमको गोवा, केरल, मतलब वेस्टर्न कोस्टल रीजन में देखने को मिलता है। देखिए इस रीजन की विशेषता क्या है, इस क्षेत्र में मानसून के समय भारी बारिश होती है, लेकिन मानसून के बाद एक छोटी शुष्क अवधि मतलब ड्राई सीजन जो है वो हमको देखने को मिलता है। गोवा और केरल के आसपास के इलाके इस क्लाइमेट रीजन में आते हैं AMW कोड के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद अगला क्लाइमेट कोड है AS, मानसून विथ ड्राई समर। ये क्षेत्र कौन सा है, तमिलनाडु का पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट। इस क्षेत्र में मानसून के बाद गर्मियों के मौसम में ड्रॉट रहता है, मतलब सूखा रहता है, जिससे गर्मियों के समय वर्षा बहुत ही कम होती है। तमिलनाडु का पूर्वी तट जो है इस जलवायु क्षेत्र मतलब क्लाइमेट रीजन में हमको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम लोकेशन की बात करें तो चेन्नई, तमिलनाडु, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर क्लाइमेट कोड क्या है, AS है, मानसून विथ ड्राई समर। इसके बाद अगला हमारा क्लाइमेट कोड आता है AW, काफी बड़ा रीजन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ये AW मतलब ट्रॉपिकल सवाना। भारत के दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो है साउथर्न प्लेट्यू रीजन, कर्क रेखा के दक्षिण वाला हिस्सा, यहाँ पर गर्मियाँ बहुत ही गर्म होती है और वर्षा का अधिकतर हिस्सा जो होता है मानसून के दौरान ही होता है। एग्जाम्पल देखिए हम एरिया वाइज तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हो गए, तो ये वो रीजन में हमको देखने को मिलता है AW ट्रॉपिकल सवाना। इसके बाद अगला क्लाइमेट कोड आता है हमारा SHW, सेमी एरिड स्टेप क्लाइमेट। भारत का उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्से जो है वो इस रीजन में आते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है और गर्मी अधिक होती है। यहाँ पर सेमी एरिड मतलब अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सा रीजन है ये, राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से। अगला कोड है हमारा BWHW मतलब हॉट डेजर्ट। ये जो रीजन है पश्चिमी राजस्थान का अत्यधिक ड्राई रीजन है। ये क्षेत्र पूरी तरीके से रेगिस्तानी है, डेजर्ट है, जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और ये क्षेत्र भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र डेजर्ट रीजन थार के अंतर्गत आता है, जैसलमेर, थार मरुस्थल, ये वाला रीजन। इसके बाद अगला क्लाइमेट कोड है CWG। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। CWG मतलब मानसून विथ ड्राई विंटर। अब ये कौन सा रीजन हो गया, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत। इस क्लाइमेट में मानसून के दौरान अच्छी वर्षा होती है, लेकिन विंटर्स में वर्षा बहुत ही कम होती है। गंगा के मैदान में ये क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है। लोकेशन की बात करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, ये सब इसमें हमको देखने को मिलते हैं। CWG मानसून विथ ड्राई विंटर। अगला आता है DFC, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर। तो ये रीजन है अरुणाचल प्रदेश वाला। इस क्षेत्र में विंटर्स बहुत ही ठंडी और नम होती हैं, जबकि गर्मियां बहुत ही छोटी होती हैं। ये जलवायु जो क्लाइमेट है ठंडी पर्वतीय क्षेत्रों माउंटेन रीजन्स में पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में होती है DFC। DFC कोड है क्लाइमेट का। लास्ट में आता है E, पोलर टाइप।
जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रीजन में देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में बहुत ठंडा मौसम रहता है। सर्दियां जो होती है विंटर्स में भारी बर्फबारी होती हैं और ये रीजन जो है पोलर क्लाइमेट के तहत आता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र, इन रीजन्स में जो क्लाइमेट होता है वो ई टाइप क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है। तो ये कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत भारत की क्लाइमेट को कुछ अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। भारत की जलवायु को, क्लाइमेट को कुछ अलग अलग कोड में डिवाइड किया गया है, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा पोर्शन है बट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी, इसीलिए मैंने ये सेक्शन जो है ऐड किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये क्लाइमेट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, इंडियन क्लाइमेट वाला। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कैसे पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण अक्टूबर टू दिसंबर हमको रेनफॉल देखने को मिलती है। तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? CWG हमने डिस्कस किया था, मानसून विथ ड्राई विंटर्स। ये जो क्षेत्र है, देखिए ये क्लाइमेट कोड किस रीजन को दिया गया? गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व भारत। इस क्लाइमेट में मानसून के दौरान अच्छी वर्षा होती है लेकिन विंटर्स में वर्षा बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? मानसून विथ ड्राई विंटर्स, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, काल बैसाखी में शाम के समय आने वाला एक भयानक तूफान है, कहाँ पर? बंगाल और असम में। देखिए काल बैसाखी एक प्रचंड तूफान है, हमने डिस्कस किया था, जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में विशेषकर अप्रैल और मई के महीने में बंगाल और असम के क्षेत्रों में शाम के समय पर उत्पन्न होता है। इसे काल बैसाखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बैसाख के महीने में आने वाली एक प्रचंड आंधी होती है, इसीलिए इसे काल बैसाखी कहते हैं। बंगाल और असम में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही कथन को हमको चुनना है। देखिए मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं, SSC मेंस में। तो अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था ये वाला, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में, टेम्परेचर में बहुत कम अंतर होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। केरल का जो तटीय क्षेत्र है वो समुद्र के बिल्कुल पास है और समुद्र तटीय क्षेत्रों में तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। दिन और रात का तापमान काफ़ी स्थिर रहता है। समुद्र का प्रभाव यहाँ तापमान को कंट्रोल रखता है, जिससे दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट, राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है, यहाँ दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है जबकि रात में तापमान बहुत ही गिर जाता है, इसलिए दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, दक्षिणी भारत में सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो दक्षिण भारत में सर्दियों में तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, यहाँ हल्की ठंड होती है लेकिन अत्यधिक ठंड या फिर बर्फबारी जैसी स्थिति नहीं होती है। उत्तर भारत की तुलना में यहाँ सर्दी का मौसम हल्का होता है। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चौथा कौन सा है? मध्य भारत में पूरे वर्ष भरपूर वर्षा होती है। तो ये भी इनकरेक्ट है। मध्य भारत में मानसूनी बारिश होती है लेकिन यह पूरे साल नहीं होती है। मानसून के बाद के महीने में यहाँ पर सूखे की स्थिति भी हो सकती है। मध्य भारत में मुख्य रूप से वर्षा मानसून के समय में ही देखने को मिलती है, पूरे साल भर नहीं होती है। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत ही कम अंतर होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चंस मैंने आपको टेस्ट वाले सेक्शन में दे रखे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने दिए, जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में दिए आपको, और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर आपने ध्यान से समझा होगा, आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। क्लाइमेट से क्वेश्चन एग्जाम में आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो बस मेहनत करते रहिए, 100% फ्रेंड्स आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।